नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की राइजिंग राजस्थान से पहले प्रदेश को सौगात, जो सरकार का दावा, 8 नीति सरकार ने जारी की हैं और उसमें बड़ी अहम बात है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए व्यापार उद्योग से लंबे समय से चीजों को देख रहे हैं और उसके अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उमेंद्र दादी साहब हैं, भाजपा से अटल खंडेलवाल साहब हैं और कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल जी हैं। बाबूलाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। 9 नीति जारी की है सरकार ने, जिसमें पर्यटन भी है, एक जिला एक उत्पाद भी है, बहुत सारी चीजें, सैंड पॉलिसी भी है। क्या लगता है आपको कि वास्तव में समय की मांग थी और राइजिंग राजस्थान से पहले एक बड़ा उपहार है या फिर सब चीजें पब्लिक डोमेन में पहले से हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक प्रश्न है नीतियों का, तो पहले भी 16 नीति इसमें शामिल थी, शायद 24 कर दी है इन्होंने अब जो जारी की है उसमें। और यूँ कहा जा सकता है कि ये जो नीतियाँ हैं ये राइजिंग राजस्थान के पहले जो आई हैं, निश्चित रूप से राजस्थान को एक बहुत ही बड़ी सौगात है राज्य सरकार की। कि जैसे मान लीजिए MSME के लिए कुछ कहा गया है, कुछ पर्यटन के लिए कहा गया है, कुछ एक विकास, एक जिला एक के लिए एक उत्पाद की बात की गई है, और इसके अलावा खनिज के लिए कहा गया है, सैंड जो हमारी बजरी की जो व्यवस्थाएं कमजोर है उसके लिए कहा गया है। और कुल मिलाकर के यह है कि जैसे पर्यटन के रूप में जो हमारा राजस्थान आज एक अपेक्षा कर रहा था कि ऐसी नीति आनी चाहिए, वो नीति आई है। और इससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार सशक्त है और समझ से आगे बढ़ रही है। और जो राइजिंग राजस्थान में जो अपेक्षाएं की जा रही है कि इतना निवेश आएगा, उस निवेश में भी निश्चित रूप से ये नीतियां कुछ कारगर साबित होंगी। इससे मेरा कहना यह है कि जैसे एक जिला एक उत्पाद, मैं तो बराबर मांग करता आ रहा था कि हर मंडी के साथ में आप जोड़ दीजिए अपनी योजनाओं को, तो हजारों लोगों को ऐसे ही रोजगार मिलेगा। मैंने कभी चालू भी किया है कि हर मंडी 5 उद्योग लगाएगी। उसमें ज्यादातर उद्योगों का जो मेरे पास में आया है आकलन, वो यही आया है कि ग्रेडिंग है, क्लीनिंग है। और जैसे मान लीजिए ईसबगोल है, तो उस ईसबगोल का दोहन पूरा पंजाब गुजरात में हो रहा है, उसके बजाय राजस्थान में हो। और हम भी टेलीफोन छाप जो ईसबगोल खाते रहते हैं, वो बजाय हम यहाँ की उत्पाद को खाएं। और तो ईसबगोल के साथ साथ हमारी मेहंदी है, वो मेहंदी का इतना बड़ा उद्योग है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इन सबको जोड़ा जाना चाहिए। कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी का आज ऐसी कोई होटल नहीं बड़ी जो इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की। मैं कई जगह अभी मेरे को घूमने का मौका मिला है विश्व में भी, तो मैंने देखा है कि हमारी कस्तूरी मेथी की खुशबू सब जगह सारे सब्जियों में फैल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है जिसको लेकर के और राज्य सरकार सजग है और इस तरह के प्रयास करके और राइजिंग राजस्थान को और अधिक उत्तम बनाने की बात की जा रही है। चलिए उमेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि समय की जरूरत है। 5 विभागों की 9 नीतियां बनाई गई हैं, जिसमें टूरिज्म भी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी है, कई सारी ऐसी पॉलिसी हैं, सैंडस्टोन पॉलिसी भी है, एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी भी है। सबसे बड़ी बात है MSME की पॉलिसी जारी की गई है। तो क्या लगता है आपको इसमें कि नीति तो है, लेकिन अभी तक की जो चीजें भी होती हैं, हर बार ये कहा जाता है कि हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाती है पॉलिसीज। तो क्या लगता है आपको कि नीतियों के साथ साथ मॉनिटरिंग भी करनी होगी? नीतियां एक सरकार का विजन होता है। नीतियां देख के लगता है कि सरकार की सोच क्या है, क्या सरकार का काम करना चाहती है जी। लेकिन नीतियों का जब हर सरकार बनाती है नीति, पहले बनती है, पर्यटन नीति बनी, शिक्षा नीति बनी, खनिज नीति बनी, कई नीतियां बनी। मैं जब से पत्रकारिता में नीति शब्द सुनता आया हूं, और नीति शब्द ऐसा हो गया कि हाँ ठीक बन गई हुई। नीति का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो नीति बन गई उसका आम लोगों को लाभ मिले। अब यहाँ बीजेपी कांग्रेस के नेता भी बैठे हुए हैं, लेकिन इनको सबसे पहले तो नीति को, इनको कार्यकर्ताओं को समझानी चाहिए कि इस नीति को आम मतदाताओं तक समझा पाए कि इसका लाभ मिले। जब हम नीति बना दी, अधिकारियों ने ठीक है ये देखते हैं एक फॉर्मेलिटी के नाम से हो गई, नीति बन गई, ठीक है, लेकिन क्या इस नीति का या तो मालूम होगा अधिकारियों को जिन्होंने बनाई होगी, या कुछ जो राजनीति में सक्रिय व्यक्ति है जो सजग, उन्हें मालूम होगा। आम व्यक्ति को नीतियों का मालूम नहीं है। जब तक हम आम व्यक्ति
व्यक्ति को इस नीतियों का लाभ नहीं पहुंचाएंगे, उसको नहीं समझेंगे, इन नीतियों को लाभ नहीं मिलेगा। तो ठीक है, नीतियों के लिए कि इनको जो इनकी वर्कशॉप होती है, इनके कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन होते हैं, उसमें समझाना चाहिए कि भाई ये नीति बनाई है, इसका इस किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। देखिए, ये कोई भी नीति बनती है ना, तो ये राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति को सोच के बनाई है, यानी आगामी जो चुनाव होंगे उसमें इन नीतियों का क्या लाभ मिले, आम जनता को क्या लाभ मिले। जो एक जिला एक उत्पाद की बनी है, ये नीति तो बना दी आपने, लेकिन साथ साथ में होना चाहिए किस प्रकार के जिलों का किस प्रकार से होगा, क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मॉनिटरिंग होगी, ये सब व्यवस्था है। यदि आपने व्यवस्था नहीं की तो नीति बनाए जाओ, ठीक है, पहले वालों ने बनाई, आपने बनाई, आने वाले भी बनाएंगे, लेकिन नीति का जब तक आम व्यक्ति को लाभ नहीं मिले, कार्यकर्ताओं को उसका लाभ नहीं मिले, व्यक्ति को समझ में नहीं आए, होना चाहिए। हाँ, यह इस समय जो ये अपने यहाँ दिसंबर का महीना राजस्थान के लिए मैं कह सकता हूँ बहुत एक अच्छा लाभदायक है। यहाँ राजनीति राजस्थान भी हो रहा है, नीतियां भी आ रही है, सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। इन सब बातों को देख के लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति तो बहुत है, लेकिन इस इच्छा शक्ति को किस प्रकार से क्रियान्वित हो, ये देखने वाली बात है। और यहाँ ये देखने, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार 1 साल का, और देखिए कोई नई बात नहीं है, आजकल तो 100 दिन का जश्न मनाया जाता है, मनाना भी चाहिए, लेकिन जब अगले साल 2 साल सरकार के पूरे और जब हम बैठें तो इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि वास्तव में 5 विभागों की 9 नीति जब जारी की है तो वास्तव में उसका मूल्यांकन ये आता है सामने। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। भरत, आपके पास मैं आना चाहूंगा। गवर्नमेंट कोई भी हो, हम इस बात को खारिज ही नहीं करते हैं। ये तो आपस में आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज वाले आरोप लगाते हैं, कुछ नहीं किया और ये किया। हर गवर्नमेंट अपनी ओर से कोशिश करती है कि अपने विजन को पब्लिक के सामने लेके जाए, धरातल पे उतारने के भी प्रयास किया जाता है। उसकी वजह है कि हर 5 साल में आपको एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है, लेकिन मॉनिटरिंग का अभाव होता है। जो सरकारी अमले में जो लोग बैठे हुए हैं वो जो चीजें बताते हैं कि नहीं सर ये हो गया, दैट्स गुड, कोई पॉलिसी की नीचे मॉनिटरिंग नहीं होती है। पब्लिक में एक बहुत बड़ी बात कही उमेंद्र दादी जी ने कि सबसे बड़ा मूल्यांकन करने वाला आपकी पार्टी का कार्यकर्ता होता है। आप उसको बताइए कि ये हम पॉलिसी लेके आए हैं, उसके लिए केवल बस उसको मतदाता के पास जाने के लिए जागरूक मत करिए, उसको ये भी बताइए कि हमारी सरकार ये पॉलिसी लेके आई है और ये धरातल पे उतर रही है कि नहीं उतर रही है, इसका फीडबैक भी आपको देना है। खैर चलिए, लेकिन 5 विभागों की 9 जो नीति जारी की है गवर्नमेंट ने, एक पहला रिएक्शन चाहूंगा उस पर आपको। तो देखिए योगेंद्र जी, आपका जो सवाल था कि विज़न है जो जनता के बीच में आना चाहिए, सामने आना चाहिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा शंका इस बात पर आती है, और मैं सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो राइजिंग राजस्थान पर ही लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ सूचनाएं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आप इसमें देखेंगे मेरे पास 3 से 4 ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जो एमओयू किया गया है वो ऐसे कारखानों के साथ एमओयू किया गया जो ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं। एक फैक्ट्री है और इंपीरियल, मैं आपको नाम भी बता देता हूं, कंपनी का नाम है इंपीरियल आर्मरी, जिसने राज्य सरकार के साथ 1500 करोड़ रुपए का एमओयू पहले कर लिया था और वो फैक्ट्री बनकर भी तैयार हो गई, लेकिन उसे इस बार नया फिर एमओयू के अंदर जोड़ दिया गया। इसके अलावा एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है ग्रीन कैंपस, अहमदाबाद की एक कंपनी है, उस कंपनी वो अपनी सीएसआर एक्टिविटीज के द्वारा पेड़ लगाती है और गेट बनाती है, उसको एमओयू में शामिल कर लिया गया। और उसके बाद एक पत्रकार ने एक इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी ने की, उस एजेंसी ने जब कलेक्टर महोदय से बात की तो वो सूचना देने से बचते रहे। फिर उन्होंने एक जो बिजनेसमैन था उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हमने एमओयू करने से ही मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा नाम एमओयू में दे दिया। तो पहली चीज तो ये कि जो राइजिंग राजस्थान चल रहा है, इस राइजिंग राजस्थान के अंदर ही सस्पेंस उत्पन्न होता है, क्वेश्चन मार्क उत्पन्न होता है, क्योंकि आज तक इन्होंने अपने एमओयू जो हुए हैं उसको क्लियर नहीं करा, ये सिर्फ पुराने एमओयू को लेकर बता रहे हैं। रही बात दूसरी कुछ नीतियां इन्होंने बताई, तो सबसे पहली पे एक एक नीतियों पे बात करूंगा, लेकिन अभी पहले एक बार एक जो नीति इन्होंने बताई सूक्ष्म एमएसएमई की, 2 दिन पहले का आदेश है कि जो डे एन्यूएलएम और डे एन्यूएलएम नगर निगम के अंदर, जिला परिषद के अंदर, कलेक्टर के अंदर एक विभाग होता है जो कि सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योग के ऊपर काम करता है और जनता को लोन देता है जिसके माध्यम से वो अपना व्यापार कर सके। उस डे एन्यूएलएम को इन्होंने बंद कर दिया है, उसके सभी कर्मचारियों को हटा दिया है, उसके सारे योजनाओं को बंद कर दिया। आपको ज्ञात होगा कांग्रेस की सरकार में एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना थी जिसमें 50,000 का सब्सिडी और ऋण मुक्त लोन, ब्याज मुक्त लोन मिलता था जिससे अपना व्यवसाय कर सके। इन्होंने उस व्यवसाय को बंद कर दिया। नीति लाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी चीज होती है। योगेंद्र जी, मुझे लग रहा है सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है। एक हवाबाजी पूरे राजस्थान प्रदेश खासकर जयपुर में बना दी गई है कि ना जाने हम क्या करने वाले हैं, ऐसी चकाचौंध लाकर रख दी है। एक गरीब इंसान को अपनी पेंशन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, एक एमएलए साहब को व्हीलचेयर नहीं मिलती तो अपने फंड में से देना पड़ता है। तो हम किस राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं?
पहले राइजिंग राजस्थान में राजस्थान की जनता राइज हो, उसके बाद जाके हम निवेश की बात करें। मुझे नहीं लगता ये जो नीतियां ये लेकर आए हैं, इन नीतियों से जनता को कोई फायदा मिलने वाला है। इनका एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन होता तो हम जरूर सरकार को धन्यवाद नहीं, अभी तो पॉलिसी जारी ही की है, तो अभी अपन रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं? मैंने आपको राइजिंग राजस्थान के 2-4 सच बताए, मेरे पास तो 8 से 10 तो उसी से आपको पॉलिसी पे भी भरोसा नहीं हो रहा? बिल्कुल, जिस के कहते हैं ना जिसका चरित्र पहले ही दिख गया कि पहले ही खराब है, इन्होंने एमयू ऐसे झूठे एमयू बना रखे जो ऑलरेडी काम हो गया। चलिए मैं अटल खंडेलवाल जी से जवाब दिलवाता हूं इसका। अटल जी, पहले तो मैं इस पॉलिसी को लेकर के आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी एक नागरिक हैं इस प्रदेश के, और उसके बाद आपके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो सवाल खड़ा किए हैं उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कहना है उस पर। देखिए, पहले तो मैं ये इनके जो आरोप हैं नहीं, पहले तो आप पॉजिटिव बात ही करिए ना, पॉलिसी पे आइए आप। मैं भी यही कह रहा हूँ इनके आरोपों का तो। हाँ, अपन ये जो 9 नीतियां है ना, ये नवीन जो 9 नीतियां हैं, ये राजस्थान विकसित करने के जो सपना है देखा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत विकसित करने का सपना देखा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सपोर्ट देने हेतु और राजस्थान की जनता को लाभान्वित करने हेतु ये जो विकसित राजस्थान का सपना देखा, उनकी उड़ान के लिए ये 9 नीतियां ऐसे मानिए कि ये सपने को छूने जैसी हैं। इस सपने, आप ये देखिए, एक जिला एक उत्पाद, ये नीति आपको पहले भी मिलेगी। गुजरात में मोरबी एक जगह है, मोरबी के अंदर केवल टाइल्स बनती है, राजगढ़ के अंदर केवल आयरन शीट बनती है। आप देखिए ना, वो ऑलरेडी, और गुजरात इन्हीं सब नीति के कारण नंबर 1 प्रदेश बन गया था अर्थव्यवस्था में। जहां भी कृषि के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी ने नीति लाए, वो एग्रीकल्चर को लेकर के, और सीरियस गंभीरता दिखी, तो कृषि उत्पादों के लिए आज मध्य प्रदेश की आप इकोनॉमी देखिए, बहुत तेजी से बढ़ी है। देखिए, सबसे पहले ये कहते हैं नीति लाना ये आवश्यक है, और निश्चित रूप से इंप्लीमेंटेशन भी आवश्यक है, लेकिन वो नीतियां क्लैरिफाई हो, इंप्लीमेंट करने की शक्ति हो, ये 2 चीजें। और राइजिंग राजस्थान का देखिए, हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों से वादा किया कि हम आपको नौकरी देंगे। कैसे देंगे? केवल वादे करने से थोड़ी होता है, उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। आप किसी को लाभ देना चाहते हैं, अपनी जनता जो वंचित है, गरीब है, महिलाएं, युवा है, उनको आप क्या मतलब पेपर लीक करके लाभ देना चाहते हो, या आप उनको नियति को ठीक करते हुए सही मायने में लाभ देना चाहते हो, जो दूरदृष्टि तक उनके साथ चले? ये 9 नीतियां वही है। एक उत्पाद आप देखिए, बजरी की समस्या थी, और बार बार इसके कारण, पॉल्यूशन के कारण हाईकोर्ट की रोक लगती थी। अब ये सैंड नीति ले आए ना कि भाई जो स्टोन बनाने वाली जितनी भी यूनिट लगेगी, उनको 8% की छूट है, या इनको इतना % लोन मिलेगा। एमएसएमई की बात कर रहे हो तो उसको भी क्लैरिफाई किया कि ये 2% की छूट है, 50 करोड़ तक के लोग, हम यूनिट को जो उचित होंगी, लगने लायक होंगी, उनको हम 50 करोड़ तक का लोन देंगे, 2% की छूट देंगे, छोटे लघु उद्योग को हम ये देंगे, सूक्ष्म उद्योग को ये देंगे। देखिए, राइजिंग राजस्थान से क्या प्रॉफिट होगा कि अगर मान लीजिए 25 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ के एमओयू होकर के हम अगर 50% भी इंप्लीमेंट कर पाए तो 15 लाख करोड़ रुपए होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से बहुत सारे जनता को लाभ दिए जा सकते हैं। जितनी भी ये बात कर रहे हैं ना, एक मैं पहले से ही कह दूं, मोबाइल बांटेंगे, इनका जवाब क्या दें? आप देखिए कि सब आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, ऐसे ही ये कह रहे हैं एमओयू कर लिए साहब, वो गलत कर लिए। अरे आपको पता ही नहीं, हो सकता है उस जो भी फैक्ट्री लगी है उसको और रुपए की जरूरत हो, वो अपना एक्सपांशन करना चाहते हो। आपकी बात ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से कि ऑनलाइन आप बोलो कि मेरे को ये भूमि चाहिए, मैं इतने करोड़ का निवेश करूंगा, इस पैटर्न पे करूंगा, और इसके अंदर आप हमें क्या सहायता दोगे, मेरे को ये हर्डल आ रही है, यही सब तो लिखाया जा रहा है। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। इन सब चीजों का कुछ हद तक बाबूलाल जी को भी मालूम। बाबूलाल, 2 चीजें जानना चाहूंगा मैं आपसे। हमने पहले भी बात की, टूरिज्म पॉलिसी का जिक्र हुआ, लेकिन होटल इंडस्ट्री को जो राहत दी जानी चाहिए वो नहीं दी गई। फिर आपने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए आप कोल्ड स्टोरेज बनाइए या बड़े गोडाउन बनाइए,
अब वो बनते हैं तो उनको राहत के नाम पे अब इंडस्ट्रियल एरिया में यूं तो माफ है, लेकिन वहां नगरीय कर लगा दिया जाता है। आपने भी बीच में मांग उठाई, तो कहीं पॉलिसी को क्लियर भी करने की आवश्यकता है, या नीचे के स्ट्रक्चर को आप समझा ही नहीं रहे हो कि हाँ वास्तव में जो पॉलिसी बना दी उसके तहत ये एग्जेम्प्ट है और इससे कुछ नहीं लेना है, लेकिन अभी भी चालू है। आप नगरीय कर तो कहीं पे भी पाती भेज देते हैं, फिर एक बार कागज चला गया वो बोलता है। देखिए ये सही है कि अभी मेरे सभी साथियों ने इस बात में धीरे धीरे एक्सेप्ट किया है कि नीतियां बनती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उनका धरातल पर कुछ हो इसमें बहुत ही संशय ही रहता है हमेशा, और इस पर भी संशय उद्योग और उद्योग जगत को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप सही फरमा रहे हैं, अभी एक नई व्यवस्था चली है पर्यटन नीति में, रिसोर्ट, जगह जगह रिसोर्ट्स की व्यवस्थाएं हैं, और हमारे ब्याह शादियां और ये फला और सारे सिस्टम अब रिसोर्ट में जाने लग गए। पर रिसोर्ट बोल करके इस नीति में कहीं भी कोई छूट नहीं है। जो आप कह रहे हो ना होटल के, हम चाह रहे थे कि कोई ना कहीं कोई टैक्सेस की बात हो, कुछ मनोरंजन की बात हो, ये सारी बातें हो उसमें, परंतु इस नीति में नहीं है। तो ये बातें भी हैं। और इसके अलावा जैसे पर्यटन करने वाले को हम क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं, कैसे पर्यटन आएगा, क्या हवाई जहाज से लाओगे, क्या ट्रेन से लाओगे, कि प्लेन से लाओगे, या फिर यहाँ आने के बाद में जो आपने इतना सारा, मान लो जैसे जयपुर का ही पर्यटन है, आते ही बेचारा देखता है कि ट्रैफिक जाम, तो उस जाम के लिए क्या है, आपके मन में क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है, कहीं है क्या? मैं बराबर ये देखता आ रहा हूं, मैं मेरे ख्याल से आज 4 साल से मैंने ये स्टडी की है कि हवा महल के सामने जो भीड़ लगती है वो अटका हुआ कहां पर है? न्यू गेट पर। वो आने वाला आया है, न्यू गेट पे अटका हुआ है उसका साधन, और वो वहां खड़ा हुआ है, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2.25 घंटे हो गए, तब तक वो थक लेता है और उसकी जो समय सीमा है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इन सब चीजों को भी हमें सोचना होगा और इन सब चीजों के बारे में भी हमें डिटेल करनी होगी। जहां तक प्रश्न है एमएसएमई की बात की, देखिए एमएसएमई एक ऐसी बड़ी व्यवस्था है। एमएसएमई के लिए एक लघु है, एक मध्यम है, एक बड़ी इकाई है, थोड़ी उससे बड़ी इकाई है, परंतु आप उसको खाली इंटरेस्ट की रेट घटा करके अगर कोई व्यवस्था देना चाहते हैं, परंतु मैं देखता आ रहा हूं कि करीब 20 साल से ये पॉलिसीज बनती हैं एमएसएमई की, और या तो ब्याज में छूट दी जाती है या लैंड उसको उपलब्ध कराने की बात कही जाती है, परंतु बराबर फाइलें आपके विभाग में पेंडिंग ही पड़ी रहती हैं। आज की तारीख में भी बात करूं तो पूरे 6 साल से 534 फाइलें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के यहाँ अटकी हुई हैं। वो खाली इसलिए अटकी हुई हैं कि कब उनको अपने जिला के यहाँ हो चुका है, और जो स्टेट लेवल की जो व्यवस्था है उसमें वो पास होनी है और आगे जाकर के होना है। उनको क्या क्या करना है, उनको सब्सिडी देनी है। अब पता चलता है कि भाई वो तो खुद ने ही बना ली, ये तो हमारी नीति तोड़ दी उसने। अरे भाई वो कब तक बैठा रहेगा आपको लेकर के? आपको ये सब बातें भी उसमें डालनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए आपने डिले कर दिया है तो वो अगर जितना विकास आगे कर चुका है तो उसको हम एक्सेप्ट करें और उसके बारे में भी हम छूट देने की बात करें। ये सब बातें भी इसमें शामिल है। एक टाइम पीरियड होना चाहिए डिस्पोजल। अगर मान लो किसी में खामी है तो आपको बताना होगा कि हाँ ये फाइल इस वजह से क्लियर नहीं हो रही है। अटल जी, मुझे लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पॉलिसी में नहीं सर, ये तो ऐप में जो इनका ऐप वर्क करेगा, का जो बना हुआ है, उस ऐप में अब डालना पड़ेगा इनको, वो डालनी चाहिए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी अधिकारी की कि हमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस फला अधिकारी की, अगर इस मूव से इस तक नहीं मूव किया तो। उमेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं मॉनिटरिंग के अभाव में दम नहीं तोड़ दें? क्योंकि अब तक की स्थितियां जो रही हैं किसी भी पार्टी की, आपने पहले भी कहा कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, विजन आप बनाते हो लेकिन आप खुद ही फिर उससे गायब हो जाते हो। यही मैंने आपको पहले निवेदन किया योगेंद्र जी। क्या होता है, कभी कभी हमने देखा है, आपका भी बहुत अनुभव है, कभी कभी नीतियां किसी वर्ग को या किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को लाभ पहुंचाने के लिए भी नीति बनाई जाती है ताकि छुपा हुआ एजेंडा भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पीछे क्या है, मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए इस नीति का किस प्रकार से आम व्यक्ति को या जो भी रोजगार लगाना चाहता है उसको लाभ मिले, जो योजना सरकार को होनी चाहिए। कुल मिला के
कई दफे ऐसी स्थिति होती है, योगेंद्र जी आपका बड़ा अनुभव है कि बजट में घोषणा हो जाती है, वही इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। ये नीति कब से किस दिन से क्रियान्वित हो जाएगी, इसके लिए सरकार को ये बनानी चाहिए योजना कि इस दिन अमुक व्यक्तियों की कमेटी बनाइए, अधिकारियों की कमेटी बनाइए। कोई भी नीति बनाने से पहले आपको उसका जो लाभ लेने वाले लोग हैं उनसे चर्चा होनी चाहिए, व्यापारियों से चर्चा होनी चाहिए, अन्य लोगों से होनी चाहिए, किस प्रकार के लोग इससे लाभान्वित होंगे, किस प्रकार के। यदि आपने किसी से चर्चा की नहीं, कोई बात की नहीं, आपने नीति बना ली, और नीति बनाने से पहले एक जो सोसाइटी है, जो यूनियन है, जो वर्ग है जिसको लाभ होने वाला, उनके प्रतिनिधियों की बात सुननी चाहिए, उनके भी सुझाव लेने चाहिए। आप लाभ देने जा रहे हो, भाई किसको लाभ मिलेगा उसको मालूम होना चाहिए। उनके सुझाव यदि लिए जाते तो नीति और भी अच्छी, कारगर और मजबूत नीति बन सकती है। अब यह है कि ठीक है, सरकार ने नौकरशाह ने नीति बना दी, उसको हो गया सभी नीति बना दिया, अब उसको इंप्लीमेंट करना है। कुल मिला के बात यह है कि नीति बनाना एक सरकार का धर्म है, सरकार को बनानी चाहिए, और नीति से उसका विजन भी समझ में आता है। लेकिन नीति किस प्रकार से क्रियान्वित होगी, कौन सा विभाग इसको कब तक क्रियान्वित करेगा और कब से लागू होगी, मेन बात तो यह है। यानी बजट में हमने देखा है कई तो घोषणा हो जाती है, हो ये इस वर्ग को लाभ मिलेगा, इसको लाभ मिलेगा, लेकिन होता है कि फाइनेंस में मामला अटका पड़ा है, वह गया। तो जब बजट में ऐसी चीज होती है तो इस नीति की क्या इसकी भौतिकता होगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल आप सही करें। देखिए वैसे लगता ये है उमेंद्र जी की, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट था ये कि हम इस तरह की पॉलिसीज लेके आएंगे, उससे पहले बजट प्री टॉक्स होंगे जिसमें मुझे लगता है बाबूलाल जी हर बार जाते हैं। शायद हो सकता है कि उसी को एक आधार बनाया हो, और अगर नहीं बनाया, केवल ब्यूरोक्रेटिक सोच से पॉलिसी बनाई जाती है, वो धरातल पे नहीं उतर सकती, क्योंकि बंद कमरों की पॉलिसियां नहीं होती है। मेरे को ध्यान है जेडीए का एक एक्सपीरियंस, किसी को लेके गया 100 फीट का रोड, 80 फीट का रोड, 80 फीट का रोड, कितने गैप पे, बस 2 के बीच के अंदर 20 मीटर का अंतर, बस यानी कि 3 प्लॉट बाद में ही 100 फीट का रोड, 4 प्लॉट बाद में 80 फीट का रोड। तो जब अधिकारियों को बताया गया तो उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मौके पे फिजिकली ले जाके उनको दिखवाया तो देखा खुद ही चौंक गए। तो वाकई बात यह है कि बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, धरातली चीजें जिनके लिए आप बना रहे हो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर चीज फुलफिल नहीं हो पाती, लेकिन हमारी जो डिमांड थी एक बल्क में लोगों की, वो पूरी हो रही है। भरत, आपसे और अटल जी से मैं 30-30 सेकंड का समय दूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। मैं चलते चलते आपसे और अटल जी से जानना चाहूंगा, अब क्या लगता है आपको कि चले देखे खामियां अलग बात है, विपक्ष के एक धर्म होता है कि हाँ सुझाव अगर एक आपसे लिया जाए कि इन पॉलिसीज को लागू करना है क्योंकि प्रदेश का उज्जवल भविष्य हो सकता है इन पॉलिसीज में ही टिका हो, तो क्या कराना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि इन पॉलिसी से बेहतर जो इनके काम करने वाली जो संस्थाएं हैं उसके अंदर काम करना चाहिए। जिस तरीके से खनिज नीति की आप मैं बात बता दूं, 25,000 जो खाने थी वो अभी बंद की कगार पर पहुंच गई थी क्योंकि एनओसी जारी नहीं हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इनके बंद के आदेश दे दिए थे। पर्यटन की आप बात करते हैं, आपको खुद को ध्यान होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद जो प्राइवेट लोगों ने वहां पर वो नहीं कर सर, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्योंकि समय नहीं है सर, मैं इतना सा जानना चाह रहा हूं, आप 30 सेकंड में बताएं तो क्या इन नीतियों को इंप्लीमेंट करके जितने भी विभाग है उसमें एक आम जन को राहत मिलनी चाहिए, खासकर एमएसएमई के अंदर। मैं आपको फिर उन कहना चाहूं, सिर्फ विमोचन कर देने से और नीतियों का ड्राफ्ट बना देने से जनता का भला नहीं होगा। राजस्थान में बैठा एक छोटे छोटे व्यक्ति को इन नीतियों का फायदा मिलना चाहिए। सिंगल विंडो बनी हुई है लेकिन आज भी पेंडेंसी। अटल जी आपके पास में आना चाहूंगा, आपका भी एक लंबा एक्सपीरियंस है, भरोसा दिलाने की बात है, मैं 30 सेकंड में चाहूंगा प्लीज आपसे कि आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? देखिए, ये अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी है वो अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं और पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान और जो हम कह रहे हैं, जो हमने मैनिफेस्टो में दिया उसका 50% से अधिक काम किया। संयम रखे, माना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, लेकिन अब की बार जो हमने विजन दिखाया है लोगों को वो हम इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है और हम उसको करके रहेंगे। और ये 9 नीतियां राजस्थान की एक उड़ान के रूप में सामने आएगी। तो चले, अगर उड़ान होगा तभी समृद्ध होगा राजस्थान, आगे बढ़ेगा राजस्थान। ये एक स्लोगन भी दिया गया है कि समृद्ध होता राजस्थान, आगे बढ़ता राजस्थान। ये पॉलिसियां हर गवर्नमेंट बनाती है, फिर एक बार बनी है, लेकिन धरातल पे जिन लोगों के लिए आपने पॉलिसी बनाई है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेसी कुंडली मार के नहीं बैठे, उनकी भी नीयत साफ होनी चाहिए। मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन जो स्थितियां, हालात और जिनसे रूबरू होते हैं उसको लेकर के कई बार संशय पैदा होता है कि ये धरातल पे कैसे उतरेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।